वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। आज हम लेकर के आ गए हैं रिफ्लेक्शन का एक्सरसाइज का पार्ट 2 सेकंड वीडियो। तो आज से हम लोग थ्योरी क्लासेस, जैसे इसके पहले होती थी कि थ्योरी क्लास के जस्ट बाद हम प्रैक्टिस सेट करते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों की थ्योरी क्लास एक दिन चलेगी तो उसके नेक्स्ट डे प्रैक्टिस सेट चलेगा, क्योंकि कमेंट में कुछ बच्चों ने लिखा था प्रॉब्लम कि सर क्लासेस थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो टाइम मिल नहीं पाता। तो ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए आप लोगों का जो थ्योरी क्लास है वो एक दिन चलेगा और नेक्स्ट डे आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो चलेगा। तो थ्योरी वाली क्लास को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसी एक्सरसाइज पर बेस्ड आप लोग या उसी टॉपिक पे बेस्ड आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 2 में पहले ही चैप्टर का और इसके बाद चैप्टर ख़त्म भी है, फिर हम लोग आ जाएंगे रिफ्लेक्शन वाले पे ही, बट वहाँ पे स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। पहले वाले चैप्टर में खैर रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन था और लाइट का, तो उसी टॉपिक पर ये सारी चीज़ें हैं। ओके, आज ये लेते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। किसी दर्पण में व्यक्ति के बाएं हाथ की जगह दायां हाथ दिखना कहलाता है। बच्चों, अगर हम कोई समतल दर्पण या किसी भी दर्पण के सामने कभी खड़े होते हैं तो जब हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में जो बायां हाथ उठता है, तो अगर हम प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें जो बायां हाथ उठता है, या अगर हम अपना बायां उठाते हैं तो दर्पण में बने प्रतिबिंब का दायां हाथ उठता है। ये जो घटना होती है इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। क्या बोलते हैं? पार्श्व उत्क्रमण। ये लेटरल इन्वर्जन की घटना है। तो विवर्तन तो गलत ऑप्शन होगा, पार्श्व उत्क्रमण यही सही होगा। परावर्तन और अपवर्तन ऐसा नहीं होता है परावर्तन अपवर्तन में। तो दाएं की जगह बायां दिखना ये हमेशा किसकी वजह से होता है? पार्श्व उत्क्रमण। तो पार्श्व उत्क्रमण इसमें सही जवाब होगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों परावर्तन का दूसरा नियम है। बच्चों, इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। याद रखो, परावर्तन की हम बात कर रहे हैं। पहली चीज़ परावर्तन, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में ये बात आपको याद रखना है कि जो पहला नियम है वो रिफ्लेक्शन का पहला नियम यही है कि कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर के होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा नियम है वो ये है कि आपतित किरण, एक आपतित किरण और परावर्तित किरण। परावर्तन का नियम पूछा गया तो परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है। कभी कभी कुछ लोग इसको पहला इसको दूसरा कहते हैं, नहीं, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आई बराबर आर पहला नियम है और ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो आपतित किरण, हम परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। और यही परावर्तित की जगह अपवर्तित कर देंगे तो वो अपवर्तन का दूसरा नियम हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में परावर्तन की बात कर रहा है, इसलिए परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। अब जल्दी से ऑप्शन देखिए और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। ओके, तो पहला में देखते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, गलत जवाब। साइन आई बटे साइन आर बराबर है, स्नेल्स लॉ है, ये भी गलत जवाब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते, यही वाला ऑप्शन सही है। अपवर्तित किरण आ गए थे तो अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसलिए ये वाला जवाब गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है बच्चों, इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति की ऊंचाई h है, इसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण लेना होगा। बच्चों, प्लेन मिरर के केस में अभी थ्योरी क्लास में आप लोग यही पढ़ करके आ रहे हैं कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट अगर h है, तो अगर उसको अपना पूरा इमेज देखना है तो जो दर्पण की हाइट चाहिए वो हमेशा दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट की हाइट की जस्ट हाफ, मतलब h/2। किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब अगर देखना है तो उसके लिए उसे अपनी ऊंचाई के आधी ऊंचाई का लगभग दर्पण की जरूरत पड़ती है।
तो अगर व्यक्ति की ऊंचाई h है तो कितनी ऊंचाई का दर्पण लेंगे तो उसको पूरा इमेज दिख जाएगा h/2। तो यहाँ पे h/2 पहला वाला ऑप्शन ही सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ दिया गया बच्चा? नियमित परावर्तन होता है। अब नियमित परावर्तन, देखो बच्चों रिफ्लेक्शन की बात हो रही है परावर्तन की, तो परावर्तन दो तरीके से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित, और दूसरा परावर्तन है इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन दो तरीके के होते हैं। अब जो नियमित परावर्तन है ये हमेशा चिकने सतह से होता है, और जो अनियमित परावर्तन है ये खुरदुरे सतह से होता है। तो जब चिकने सतह से परावर्तन होगा तो नियमित, और जब खुरदुरे सतह से परावर्तन होगा तो अनियमित। तो हमसे पूछा नियमित परावर्तन किससे होता है? लोहे से। अब लोहा सोना किसी से भी हो सकता है भाई, बट उसके तल पे मैटर करता है। तो लोहा ही केवल खाली लोहे से ही परावर्तन होता है, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो गलत जवाब है भाई। लोहा, सोना, चांदी, प्लास्टिक किसी से भी हो सकता है, बट उसके तल पे डिपेंड करता है ना, तल कैसा होना चाहिए, पदार्थ पे निर्भर थोड़ा करता है, इसलिए लोहा गलत जवाब है। खुरदुरे सतह से, तो अभी मैंने बताया खुरदुरे सतह से अनियमित परावर्तन होता है, तो ये भी गलत जवाब। चिकने सतह से ये सही है, केवल जल से ये भी गलत जवाब है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, कि नियमित परावर्तन हमेशा चिकने सतह से होता है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों याद रखेंगे कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन OMR पे आता है। 20 नंबर के क्वेश्चन आपके OMR पे रहेंगे, जिसमें आपके लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे, 7 नंबर के बायो से, और बाकी 6 नंबर की केमिस्ट्री रहेगी। तो 7 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए OMR या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसको खूब अच्छे से आप सॉल्व करते रहेंगे, अच्छे समझते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो फिर से बात आ गई प्लेन मिरर की, समतल दर्पण या प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है इसकी कुछ हम विशेषताएं आपको बता रहे हैं, उनकी कुछ विशेषताएं देखिए। जैसे पहली विशेषता है इसकी कि इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब आभासी, पहली चीज़ हमेशा आभासी होता है। और दूसरी चीज़, अगर इमेज आभासी है तो हमेशा सीधा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ओके, और तीसरी चीज़ ये है कि जो इमेज है देखिए हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। अब ये सीधा और आभासी इमेज एक और दर्पण में बनता है जिसका नाम है उत्तल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में एक विशेष अंतर है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा बनता। आभासी सीधा इसमें भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी, समतल दर्पण में बनता है। देखो समतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में ही प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, समतल दर्पण है तो वस्तु के बराबर भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी, उससे बड़ा भी। तो कोई भी केस यहाँ पे हो सकता है। लेकिन वैसे याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण नहीं कहा गया हमसे क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में खाली कहा गया समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव होता है। आभासी उल्टा, देखो आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं बनते, तो ये तो गलत जवाब है। वास्तविक सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं बनता। आभासी प्रतिबिंब अगर है, वर्चुअल इमेज है, तो ये हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में याद बैठा लेंगे, इसको हमेशा याद रखेंगे। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक उल्टा। तो यहाँ पे उल्टे रिलेशन दे दिया, आभासी उल्टा, तो आभासी तो उल्टा बनेगा नहीं, गलत जवाब। वास्तविक सीधा, ये भी गलत जवाब। वास्तविक तो बनता नहीं है, आभासी यही सही है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है बच्चों, दर्पण पर पॉलिश की जाती है। दर्पण बनाने के लिए किसकी पॉलिश की जाती है? इसमें देखो बहुत कन्फ्यूजन है, लोग
समझ नहीं पाते कि पॉलिश किस चीज़ की जाती है, तो मैं आपसे यहाँ पे बता दूँ। देखिए, पॉलिश कुछ चीज़ों की जाती है, जैसे पारे की, फिर चांदी की भी पॉलिश की जाती है, और लाल ऑक्साइड की पॉलिश होती है। किसकी होती है? लाल ऑक्साइड की, ऑक्साइड, इसकी लाल ऑक्साइड की पॉलिश होती है। तो वो देखो, लेड ऑक्साइड नहीं है, रेड ऑक्साइड। रेड मतलब लाल होता है, कुछ लोग लेड ऑक्साइड लगा के चले जाते हैं। ओके, तो कार्बन के ऑक्साइड, देखिए दर्पण बनाने के लिए पॉलिश किस चीज़ की आती है? कार्बन के ऑक्साइड की नहीं, लाल ऑक्साइड की हाँ, लेड ऑक्साइड की नहीं, परा ऑक्साइड की नहीं। तो इसमें पॉलिश किस चीज़ की होती है? रेड ऑक्साइड की, लाल ऑक्साइड की पॉलिश होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इसमें कन्फ्यूजन, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोगों को, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एकदम श्योर हो, लाल, लेड नहीं बल्कि रेड है, वो रेड है। रेड मतलब लाल, रेड ऑक्साइड की बात होती है। ठीक है, ओके, तो रेड ऑक्साइड ये है रेड, RED, रेड माने लाल, ये तो लाल ऑक्साइड की पॉलिश होती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस, अब देखो ये इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। लेंस वाली टॉपिक तो आप पढ़े नहीं है, बट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। लेंस बच्चों ये जानते रहो, लेंस हमेशा उसी चीज का बनाया जाता है जो ट्रांसपेरेंट हो। ये देखो, इसलिए इस चैप्टर में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़े हैं ना, माध्यम, प्रकाश के पारगमन के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी माध्यम, हमेशा लेंस उसी माध्यम का बनेगा जो पारदर्शी माध्यम हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ पे कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्या हम जल का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कांच का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्लास्टिक का, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो सकती है, लेकिन मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो हमसे देखो, ये निगेटिव क्वेश्चन है। कहा गया कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ नहीं वर्ड आ गया। तो जल का कर सकते हैं, कांच का, प्लास्टिक कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का नहीं कर सकते। मिट्टी का लेंस नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सही जवाब है। ओके, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। आप दर्पण से चाहे जितना दूर रहिए, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा आपका सीधा ही बने। ऐसा किस दर्पण में संभव है? संभवतः दर्पण है कौन सा? समतल दर्पण, केवल समतल दर्पण। ऐसा समता भी हमने इसके पहले ही 1-2 क्वेश्चन बताया, ये 2 क्वेश्चन से पहले, कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी, ये 2 चीजें हमको 2 तरीके के दर्पण में मिलता है। एक समतल दर्पण में मिलता है और दूसरा उत्तल दर्पण में। तो दोनों दर्पण में हमको मिल सकता है, समतल और उत्तल दोनों है यहाँ पे। तो हमसे यहाँ पे कहा गया कि कौन से दर्पण में ये चीज संभव है? संभवतः कौन? केवल समतल नहीं, उत्तल भी हो सकता है, इसलिए गलत है। केवल उत्तल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो यही वाला आपका जवाब सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो 2019 में पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज दिया गया बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो समतल दर्पण, अब जैसे समतल दर्पण एक ऐसे गोले से काट के बनाया गया भाग होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आर की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। आर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, फोकस दूरी r/2 के बराबर होता है। अनंत/2 करेंगे तो अनंत ही मिलेगा। ठीक है, मतलब समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। प्लेन मिरर वाली थ्योरी क्लास में आपने ये पढ़ा भी था। तो यहाँ पे अनंत वाला सही होगा, शून्य तो हो ही नहीं सकती, तो ये गलत जवाब। अनंत सही है, 25 सेंटीमीटर गलत है, -25 सही। ये भी देखो 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है।
ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है बच्चों, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखो, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा कैसा होता है। तो देखो, समतल दर्पण अगर हम देखो बात यहाँ पे बता दें अभी इसी समय, समतल दर्पण है अगर, तो समतल दर्पण में देखो आवर्धन होता है m बराबर v बटे u या i बटे o। तो अगर v बटे u देखें तो समतल दर्पण में जैसे कोई प्लेन मिरर है तो इसके सामने जितनी दूरी पर अगर हम x दूरी पर कोई वस्तु रखे हैं ए बी, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर मतलब x ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। यहाँ पे a डैश b डैश, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ये वस्तु की दूरी हो गई। जब दोनों की दूरियां बराबर होंगी तो v और u दोनों बराबर होगा, तो v बटे u जब दोनों बराबर होगा तो v के स्थान पे u के स्थान पे v लिख लें, ये दोनों कट जाएगा, 1 मिलेगा। मतलब आवर्धन हमेशा कितना होगा, 1। आभासी है इसलिए प्लस में रहेगा। तो याद रखो कि समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, 1 से कम गलत है, 1 से ज़्यादा गलत है, अनंत गलत है। अभी देखो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन हमेशा 1 के बराबर होता है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया बच्चों, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। अब संयुग्मी फोकस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो, संयुग्मी फोकस 2 बिंदुओं का एक पेयर है, 2 बिंदुओं का ऐसा जोड़ा। हम डिस्कस कर रहे हैं संयुग्मी फोकस, कॉन्जुगेट फोकस के बारे में। संयुग्मी फोकस क्या है, 2 बिंदुओं का एक ऐसा पेयर होता है जिसमें हम एक बिंदु पे अगर वस्तु को रखते हैं, मान लो वस्तु को ए बी पे रखा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा ए डैश बी डैश, मतलब बिंदु बी डैश पे। 2 बिंदुओं का एक ऐसा युग्म जिसमें एक बिंदु पे वस्तु रखें तो प्रतिबिंब यहाँ बने, और यहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बने। मतलब B पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब B डैश पे, B डैश पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब B पे बने। मतलब एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर और दूसरे पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले पे बने। अगर 2 बिंदु का युग्म किसी भी दर्पण में मिलता है तो ऐसे बिंदुओं के जोड़े को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। और याद रखो, संयुग्मी फोकस अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो यह केवल अवतल दर्पण में संभव है। किसमें, अवतल दर्पण में। लेकिन अगर हम लेंस की बात करते हैं तो केवल उत्तल लेंस में संभव है। तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है या फिर लेंस में, उत्तल लेंस में संभव है, बाकी किसी में पॉसिबल नहीं है। तो संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में नहीं, अवतल दर्पण में हाँ, समतल दर्पण में नहीं, साधारण कांच में नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अवतल दर्पण, यही वाला जवाब इसमें सही होगा। ये भी देखो 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अवतल दर्पण सही जवाब है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, f और r के बीच क्या रिलेशन है। तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। देखो, ये कई साल पूछे गए हैं एग्जाम में। तो बच्चों, दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये वाला रिलेशन आपको वही पूछा गया है, f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो f बराबर r गलत जवाब है, f बराबर 1/r गलत जवाब है, f बराबर r/2 सही है, f बराबर 2r गलत है। तो देखो, f बराबर 2r नहीं, r बराबर 2f होता है, f बराबर r/2। तो f बराबर r/2 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। ओके, तो इस तरीके से इसको, ये तो बहुत रटे रटाया क्वेश्चन है और इसका डेरिवेशन भी कराया गया आपको। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीज़ दिया गया है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। याद रखो बच्चों, जो भी दर्पण या जो भी लेंस प्रकाश किरणों को फैलाएगा,
प्रकाश किरणों को फैलाएगा वो उतना ही क्षेत्र को प्रकाशित करेगा। जितना ज़्यादा क्षेत्र में प्रकाश पहुँचेगा हमको उतना ज़्यादा दिखेगा। तो जहाँ तक हमको दिखता है वही हमारा दृष्टि क्षेत्र कहलाता है। तो अगर हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं जिसमें परावर्तक पालिश ऐसे दबे हुए सतह पर होती है, तो यहाँ पे जब भी प्रकाश आता है तो ये प्रकाश ऐसे फैल जाता है, आने वाला प्रकाश ऐसे फैल जाएगा, ये है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आने वाला प्रकाश ऐसे फैल जाता है, इसलिए प्रकाश ज़्यादा क्षेत्र में फैलता है तो हमको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा विस्तारित क्षेत्र दिखता है। तो दृष्टि क्षेत्र दर्पण में उत्तल दर्पण का ज़्यादा होता है। लेकिन लेंस में बात करें तो लेंस में जो अवतल लेंस होता है, जब इस पर प्रकाश की किरणों को आपतित कराया जाता है तो ये प्रकाश किरणों को फैला देता है ऐसे। अब ये भी फैला देगा तो ज़्यादा दूरी तक यहाँ पे लाइट ऐसे फैल जाएगी तो ज़्यादा दूरी तक हमको दिखेगा, इसका भी विस्तार क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो याद रखो दृष्टि क्षेत्र का मतलब प्रकाश कहाँ तक फैल रहा है। अब अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं तो ये प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पे ऐसे बटोर देते, तो खाली एक पॉइंट पे हमको लाइट दिखेगी, यहाँ दिखेगी ही नहीं, तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत कम होता है। अवतल दर्पण में भी वही चीज़ होता है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये सबको बटोर के एक ही पॉइंट पे कर देता है, फिर से इसका क्षेत्र कम हो गया। तो और समतल दर्पण में तो कोई जितना क्षेत्र में लाइट आएगी उतने फैलेगा। तो दृष्टि क्षेत्र अधिक किसका होता है, तो लेंस में अवतल लेंस का, दर्पण में उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे हमसे क्या चीज़ कहा गया है, अब समस्या ये है कि दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक किसका होता है, समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण का तो नहीं होता। अब यहाँ देखो उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का तो होता है, उत्तल दर्पण हमने बताया कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, अवतल दर्पण का नहीं होता। उत्तल लेंस का, देखो लेंस वाला आ गया है, लेकिन लेंस में नहीं, लेंस में किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। तो यहाँ उत्तल लेंस कहा गया, उत्तल लेंस का ज़्यादा नहीं होता। ये देखो बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस दोनों दिया, लेकिन दर्पण में उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, लेंस में अवतल लेंस है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस दे दिया गया इसलिए गलत है, अवतल लेंस होता तो सही होता। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एक्सरसाइज। तो आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन एंड वी नीड टू चेंज द कलर। निम्नलिखित में से कौन, ओहो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन 2 बार आ गया है बच्चों। तो इसका आंसर आप कमेंट कर लो। अब इसमें क्या ही बताएं, हमने इसमें निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, नहीं रिपीटेड नहीं है। तो सोचे पहले क्वेश्चन में ना मिट्टी उट्टी वाला, तो वैसा नहीं है, क्वेश्चन चेंज है। ओके, निम्नलिखित में से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, सो इसको मिटा देते हैं। और हमको लगा रिपीटेड क्वेश्चन है बट ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, पानी ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल कर सकते हैं, कांच ये भी पारदर्शी ये भी कर सकते हैं, प्लास्टिक भी, इनमें से सभी। तो इनमें से सही वाला जवाब सही होगा। देखो 2016 में पूछा भी गया है। बहुत से लोग इसमें जिनको नहीं पता प्लास्टिक करके चले आएंगे, प्लास्टिक गलत हो जाएगा। तो कौन सा जवाब इसमें से सही है, किसका हम लेंस बना सकते हैं, तो आंसर है इन सभी का लेंस बना सकते हैं हम, प्लास्टिक का भी और कांच का भी, पानी का भी, इन सारी चीज़ों का हम लेंस बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी वाला इसमें सही ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थ्योरी की क्लास में। ठीक है, बने रहिए। और ये वाला चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है, मिरर पे आ चुके हैं, जिसमें अब आगे से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे न्यूमेरिकल वाला, तो जो कि इम्पोर्टेंट आपका एक्सरसाइज बहुत ही रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट।